हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ये ब्लड यानी रक्त का वन शॉट वीडियो है जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और आरआरबी जेई एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो से आप स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो सब कवर की गई हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ब्लड क्या है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ये बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। पहली बात तो हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है तरल रूप में। अपना जो ब्लड रहता है वो तरल रहता है, फ्लूइड रहता है, यानी बह सकता है कहीं से भी कहीं तक, है ना। इसलिए ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगला पॉइंट जो है, ब्लड जो है हमारे शरीर का 7 से 8% बॉडी वेट बनाता है। मतलब हम जितने भी किलो के हैं उसका 7 से लेकर 8% क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, ठीक है। तो आपके शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो देखो, ब्लड जो होता है वो हमारा 2 ही चीज़ों से मिलके बना होता है आमतौर पर, जिसे कहते हैं एक तो लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको मैंने ये लिख दिया, लिक्विड पार्ट। और जो ठोस पदार्थ रहते हैं वो रहते हैं ठोस पदार्थ ही, जिसको बोलते हैं सॉलिड पार्ट, सॉलिड। या फिर इसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको बोलते हैं फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो लिक्विड हिस्सा रहता है ब्लड का उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह हमारे ब्लड का लिक्विड हिस्सा होता है, ठीक है। जो पानी की तरह बहता है ब्लड, वो प्लाज्मा के कारण बहता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जानने योग्य जो इसमें है, प्लाज्मा ब्लड का 55% बनाता है, ठीक है। हमारे खून का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, जो भी हमारे काम के शरीर को काम करने में मदद करता है, वो सब कौन लेके जाता है, प्लाज्मा लेके जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, अब जो सॉलिड, जो ठोस पदार्थ है ब्लड के, उस खून के या रक्त के, उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो तो RBC। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC कितना प्रतिशत होता है, 44% होता है अपने हमारे ब्लड का, ठीक है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है WBC। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अभी इनको ध्यान मत दो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। वाइट ब्लड सेल हमारे जो बॉडी खून के अंदर 1% से भी कम होता है। यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बीमारी से बचाता है, ठीक है, बीमारी से बचाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, प्लेटलेट्स। जो हमारा खून है वो बहते रहता है, ठीक है। अब जब चोट लगती है तो कुछ समय के बाद हमारा खून बहना बंद हो जाता है। तो हमारे खून को जो जमाता है, जिसको जो क्लॉट बोलते हैं, क्लॉट मतलब खून का थक्का। तो जो खून को थक्का जमाता है और हमारे खून को बहने से रोकता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट। ये भी हमारे शरीर में 1% से कम होता है, ठीक है। तो कोई पूछे ब्लड में क्या है तो बोलना 55% तो प्लाज्मा है, और बचा हुआ 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख रखा है ब्लड 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ दे रखा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अगला, जो हमारा ब्लड है उसका पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब क्षारीय होता है। ये कितना होता है, 7.35 से 7.4%। ये क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है 7.35 से 7.45% होता है। और आमतौर पर जिसको अच्छा माना जाता है वो 7.4 को माना जाता है। तो अगर पेपर में 7.4 है उसको टिक करना, वरना अगर 7.35 से 7.45 के बीच कोई भी वैल्यू हो तो उसको टिक कर देना, वो आंसर रहेगा, ठीक है। अगला, ब्लड प्रेशर को नापने की जो मशीन होती है उसका नाम पूछ लिया जाता है अक्सर, तो उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। हिंदी में भी इसको ऐसे ही याद करना है, इंग्लिश में भी आपको ऐसे याद करना है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। अगला, बीपी के रेंज पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बीपी कितना है। तो देखो, बीपी जो नॉर्मल कहलाता है वो कहलाता है, जो हमारा नॉर्मल रक्तचाप कहलाता है, सामान्य रक्तचाप कहलाता है, वो 120/80, 120/80 mm/Hg। मतलब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए पारे, जो हमारा जो मशीन होती है उसमें पारा चलता है। पारा मतलब मरकरी, एक लिक्विड रहता है, वो चलता है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना प्रेशर होता है, ठीक है।
तो जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg। अब जो पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, 120, जो 120 दे रखा है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हमारा जो दिल होता है, हृदय होता है, वो दो स्टेज में धड़कता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। तो जो पहले चरण में धड़कता है उसकी जो प्रेशर है वो 120 होगा, और जो सेकंड चरण में धड़कता है उसका जो होगा वो 80 होगा। तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा बीपी 90/60 से नीचे चले जाए, 90/60 का मतलब होता है 90 सिस्टोल और 60 डायस्टोल, तो ये लो बीपी कहलाएगा। इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब होता है निम्न रक्तचाप, ठीक है। अगला, अगर यही ब्लड प्रेशर हमारा 130/80 हो जाए तो इसको हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी कहते हैं। कहते हैं ना हाई बीपी हो गया वो, ठीक है। अगला, अब एक टर्म होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि हम अपना खून किसी और को चढ़ाएं, तो उसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर है जो अस्पतालों में इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो हमारी जो शरीर होता है उसमें दो प्रकार की नसें होती है, ठीक है। एक होती है आर्टरी, एक होती है आर्टरी, और एक होती है वीन, ठीक है। तो जो वीन होती है, वीन, उसके अंदर हमको क्या चढ़ाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा गया है क्या, कि हमारी जो शिरा होती है, शिरा को बोलते हैं वीन, शिरा को बोलते हैं वीन, इसके अंदर खून चढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ब्लड ग्रुप पूछी जाती है। अब ब्लड ग्रुप जानने से पहले हमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन को प्रतिजन भी बोलते हैं, प्रतिजन, देखो यहाँ लिखा है प्रतिजन, और एंटीबॉडी को एंटीबॉडी ही कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, है ना। तो ये ए बी, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। तो एंटीजन होता क्या है, फॉरेन बॉडी एंटरिंग इन आवर बॉडी, जो बाहर से आने वाली चीज़ें हमारे खून में आ जाती है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होता है, तो जब कोरोना काल आया था, कोरोना की वैक्सीन हमको चढ़ाई गई थी, तो आपने शब्द सुना होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे ही कोई विदेशी चीज़ या विदेशी तो नहीं कहेंगे, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है या हमारी बॉडी शरीर के अंदर आ जाता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ युद्ध लड़ती है। तो जो युद्ध जो लड़ती है वो एंटीबॉडी की सहायता से लड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम हम पढ़ते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसको, यह किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसको कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, किसने दिया था इसको, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। अगला, अब एक और ब्लड ग्रुप का फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। पेपर में पूछा जाता है RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया, तो पहली बात तो RH फैक्टर कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने डिस्कवर किया था। RH कारक की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने। अब पूछेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है, तो RH फैक्टर का मतलब होता है रिसस फैक्टर, RHESUS, रिसस फैक्टर बोलते हैं इसको। रिसस फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रिसस मकाक नाम का बंदर होता है, ठीक है। रिसस मकाक नाम का एक बंदर की प्रजाति होती है, उसके अंदर ये ब्लड ग्रुप का फैक्टर मिला था, उसके अंदर ये कारक मिला था, और वो इंसानों के अंदर भी देखने को मिला, इसलिए इसको RH फैक्टर यानी रिसस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, ब्लड की कंपैटिबिलिटी, कि किसका ब्लड किसको चढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चार्ट दिख रहा है, समय रहिएगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी से इतना ध्यान रखिएगा कि इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है गिव्स मतलब ये किसको ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, और रिसीव्स का मतलब ये किससे ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें इतना सब ध्यान नहीं रखना है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव, यह हर किसी से ब्लड ले सकता है, हर किसी से, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब सब लोगों से ब्लड ले सकता है ये। उसी तरह ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, यह किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल डोनर, यानी हर किसी को डोनेट कर सकता है ये। तो ये दो चीज़ तो ध्यान रखनी है, बाकी समय निकाल के एक बार आप इस टेबल को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कौन होता है, ओ ऋणात्मक यानी ओ नेगेटिव,
और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही जो किसी से भी ब्लड ले सकता है या रक्त ले सकता है वो ए बी घनात्मक या ए बी पॉजिटिव। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, अब इसके अंदर जो अलग अलग तत्व पढ़े थे अपन ने, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें पहला होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, पहली बात तो क्या नाम रखना, इसका नाम याद रखना, इसको इराइथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट भी कहते हैं। हिंदी में भी इराइथ्रोसाइट बोलेंगे, इंग्लिश में भी इराइथ्रोसाइट बोलेंगे। ठीक है। अगला, इसका शेप जो कैसा होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव शेप कैसा होता है? नीचे डायग्राम बताता हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए हमारा आरबीसी, ये जो शेप होता है अंदर की तरफ दबा हुआ, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव शेप इसको बोलते हैं अंदर की तरफ दबा हुआ। तो आरबीसी कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस शेप को हिंदी में द्वि अवतल आकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव को द्वि अवतल आकार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी जो है ये लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा के ले जाता है और हमको सांस लेने में मदद करता है, जिससे हम ऑक्सीजन का ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और होती है, जो आरबीसी होता है उसके अंदर नो न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर कोई केंद्रक नहीं होता, कोई भी केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। अब न्यूक्लियस को क्या समझते हैं आप? तो देखो, हमारा जो शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल। जैसे हमारे शरीर का एक दिमाग होता है, उसी तरह सेल का भी एक दिमाग होता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो जितने भी स्तनधारी या मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो भी आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, वो होता है लामा। लामा कैसा रहता है? ऊँट जैसा दिखता है। ठीक है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आरबीसी का काम क्या है? कैरी एंड एक्सचेंज O2 एंड CO2। ये क्या करता है? खून के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आदान प्रदान मतलब पहले वो साफ खून के अंदर ऑक्सीजन लेके आएगा, हम सांस ले लेंगे, फिर उसके बाद जो खराब खून रहता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी कहाँ पे बनते हैं? तो रेड बोन मैरो में बनते हैं या लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। लाल अस्थि मज्जा में हमारा क्या बनते हैं? आरबीसी बनते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है? हमारे हड्डी जो होती है, बोन्स होती है, बोन्स, हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो हमारे आरबीसी होते हैं उनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? आरबीसी मरते भी हैं सेल से। तो ये स्प्लीन नाम का एक जगह होती है, स्प्लीन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे प्लीहा। प्लीहा नाम की एक जगह होती है जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी कब्र बोलते हैं। आरबीसी की कब्र क्यों? क्योंकि यहीं पे आरबीसी मर जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात जो पूछी जाती है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? आरबीसी की जो जीवन काल होता है वो 120 दिन तक जीवित होते हैं, फिर नया आरबीसी बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आरबीसी ऐसे दिखाई देते हैं, बाई कॉनकेव या द्वि अवतल शेप। ये एक प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। देखो इसके शेप अजीब अजीब से शेप है ना, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब उसी तरह जो हमारा वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं। तो देखो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। आपको इनके नाम अंग्रेजी में याद रखने हैं, आप इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो यही नाम सुनने में आएगा, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कलर कैसा रहता है? वाइट या कलरलेस। कलरलेस का मतलब बिना, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ठीक। अब इन WBC को एक नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, या इम्यून सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और इम्यून सेल भी कहते हैं। क्यों? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो सैनिक होता है उसको WBC बोलते हैं। ये हमारे शरीर की आत्मरक्षा करता है। ठीक है, WBC 5 प्रकार के होते हैं जो ऊपर लिखे हैं, मोनोसाइट्स, ओसिनोसाइट्स है ना, ओसिनोफिल, बेसोफिल, वो सब पढ़ना आपको।
ठीक है। अगला, इनको सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, इंसानी शरीर का सैनिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, WBC की जो लाइफ होती है 13 से 20 दिन में WBC खत्म हो जाता है। अगला, WBC का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ऊपर मैंने चित्र में बताया है। एक और बात याद रखिएगा, जैसे कि अपना RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, WBC में न्यूक्लियस होता है। अगली बात जो पूछी जाती है, स्मॉलेस्ट WBC कौन है? सबसे छोटा WBC है लिम्फोसाइट्स। सबसे बड़ा WBC कौन है? मोनोसाइट्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद WBC कौन सा है? न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये ऊपर चित्र में देखो आपको सब दिख जाएंगे, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, ठीक है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो RRB ग्रुप डी में पिछले बार आ चुका है, 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। इनमें से कौन सा कथन WBC के लिए सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? तो देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो ढूंढो जो सही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इनका शेप इर्रेगुलर होता है, मतलब फिक्स शेप नहीं होता। क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये चौथा पॉइंट तो सही है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? सही है। फिर मैंने बताया था इनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, तो हाँ होता है। इनको सोल्जर बोलते हैं इंसानी शरीर का, ये भी सही बात है। तो जब 3 सही है तो गलत कौन सा होगा? फर्स्ट वाला पॉइंट गलत होगा कि इनका साइज 18 से 25 माइक्रोमीटर नहीं होता, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कितना होता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। इनका जो साइज होता है वो मैक्सिमम 17 माइक्रोमीटर तक ही होता है, बस 17 माइक्रोमीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आ चुका है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो जब भी देखना हमको डेंगू की बीमारी होती है तो हमारे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? खून का रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। क्या करने का मतलब? रक्त का थक्का जमाने का काम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखो, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट का नाम याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो एक बार देख लेना। टाइनी, छोटे रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है ना। यह सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, यह रक्त का थक्का जमाने का काम आते हैं, ठीक है। ये रक्त का थक्का जमाने का काम आते हैं, खून को बहने से रोकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है, प्लेटलेट कहाँ बनते हैं? तो प्लेटलेट बनते हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं। कौन से बोन मैरो में बनते हैं? तो एक लार्ज बोन मैरो सेल होता है जिसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। तो ये भी याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स कहाँ पे बनते हैं? तो बोन मैरो में बनते हैं। कौन से बोन मैरो में बनते हैं? तो मेगाकैरियोसाइट्स में बनते हैं। नाम मेगाकैरियोसाइट्स है, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? मेगाकैरियोसाइट्स ही बोलेंगे। तो हिंदी का एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला एक सवाल जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि इनकी संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो, अगर 600 RBC है हमारे शरीर में तो 1 WBC होगा, तो 40 क्या होंगे? प्लेटलेट होंगे। तो याद रखिएगा, 600 RBC पे 1 WBC और 1 WBC पे 40 प्लेटलेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सवाल कैसा आता है? सवाल ऐसा आता है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC? इंसानी शरीर में WBC और RBC में अनुपात कितना होता है? तो आगे रखना है WBC, पीछे रखना है RBC। अगर 1 WBC है तो अपना RBC कितने होंगे? 600। RBC कितने होंगे? 600। तो ऑप्शन क्या सही है? पहला सही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो पहला जो होता है, जो जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, खून का कैंसर, है ना। तो ब्लड कैंसर जो होता है, जिसको कर्क रोग भी बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ब्लड कैंसर को पहली बात तो इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ये नाम काट सकते हो, याद नहीं रखना अपने को, ल्यूकेमिया याद रखना। ल्यूकेमिया नाम की बीमारी जो है, ल्यूकेमिया नाम की बीमारी जो है, इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में होती है? WBC के अंदर होती है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी जो होती है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो ये सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी एक वंशानुगत रक्त विकार है ये, ठीक है, जो मतलब किसी को फैलता नहीं है, ये वंशानुगत, अब हमको हमारे माता पिता से मिलता है, उनको उनके माता पिता से मिला होगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये किस में होता है? तो पहली बात तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर होता है सिकल सेल एनीमिया। अब देखो, हमने रेड ब्लड सेल देखे, वो लगभग गोल शेप के होते हैं, तो ये आसानी से हमारी जो नसें होती है उसके अंदर से चले जाते हैं। लेकिन अगर इनका शेप मान लो ऐसा त्रिकोण हो जाए, लंबा हो जाए, आड़ा हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं सिकल शेप, सिकल शेप बोलते हैं इसको, ठीक है, जिससे ये खून के बहाव में रुकावट बनाते हैं और रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसका एक चित्र बताता हूँ आपको, ये देखिए चित्र। जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं, हेल्दी आरबीसी होते हैं, वो कुछ इस प्रकार रहते हैं गोल, जिससे हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इनका जब शेप ऐसा हो जाए, जिसको बोलते हैं सिकल शेप, सिकल मतलब जो हसिया होता है ना, जिससे हम घास काटते हैं, हसिया, इस शेप के हो जाए, है ना, तो सिकल शेप के जब हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इससे हमको दिक्कत होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली जो एक बीमारी है वो है थैलेसीमिया, हिंदी में भी थैलेसीमिया बोलते हैं। यह एक जेनेटिक बीमारी है, यानी अनुवांशिक रोग है। इससे क्या होता है, हमारा आरबीसी जो होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। क्या कम प्रोड्यूस होता है? कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल जो आरआरबी जेई के पेपर में आया, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी हमारे ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है, रक्त के जो सेल्स होते हैं उसको प्रभावित करती है? तो देखो, इसमें अभी डायरेक्ट हमने पढ़ा WBC को कौन प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया, यानी WBC कैंसर, ये हमने अभी हाल पढ़ा। तो ल्यूकेमिया एक रक्त की बीमारी है, इसलिए आंसर सही हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, आरआरबी जेई जैसे अच्छे लेवल के पेपर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगली बीमारी जो होती है वो हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया क्या होती है? एक प्रकार की बीमारी है जिसके अंदर हमारा जो खून है वो आसानी से थक्का नहीं जमता, रक्त में थक्का नहीं जमता, मतलब चोट लगेगी तो खून बहते जाएगा, बहते जाएगा, बहते जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। बहुत गंभीर बीमारी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है और कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। पूछा जाता है कि द डिजीज इन विच हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, ऐसी बीमारी जिससे खून के अंदर उच्च मात्रा में यूरिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो देखो, हिंदी में भी दे रखा है, रक्त में यूरिक अम्ल का उच्च स्तर हो जाने पर कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो उस बीमारी को गाउट बीमारी कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इस बीमारी को गाउट बीमारी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट जो है इसमें रह गया वीडियो में, मैं बता देता हूँ। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? तो देखो, डायलिसिस जो होता है कि जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं करती, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, ठीक है, तो खून के अंदर से अशुद्धता वो निकाल नहीं पाएगी किडनी, तो खून की अशुद्धता को दूर करने के लिए डायलिसिस करवाया जाता है, खून को साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलेगा हमें कि हम और वीडियोस ला सकें और आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने में मदद कर सकें। धन्यवाद।